हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। जैसे बच्चे हम लोग ने डिसाइड किए थे, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सीए इंटरमीडिएट की हमारे एडवांस अकाउंटिंग की रिवीजन सीरीज। हम लोग सारे कंसेप्ट, सारे टॉपिक को इस रिवीजन सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं। और जिस तरीके से प्लानर हमने बना रखे उसी सीक्वेंस में ये वीडियोस यहाँ पे अपलोड होते जाएंगे बच्चों। और इसके साथ साथ हम लोग सारे कंसेप्ट तो रिवाइज करेंगे। एट द सेम टाइम आईसीए की जो आपका लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है, उसी स्टडी मटेरियल से बच्चों हम लोग एमसीक्यूज भी कवर करेंगे साथ ही साथ। और साथ में हम लोग जो क्वेश्चंस दिए हुए, मैं एटलीस्ट फॉर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेफर करूंगी सारे क्वेश्चन साथ साथ में मैं कवर करते जाऊं। तो जैसे हमने डिसाइड करे कि हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि आपको कुछ भी स्किप करके एग्जामिनेशन में नहीं जाना है, सारी चीजें करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन तो भी आपको थोड़ा सा एक ट्रेंड पता रहना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आईसीआई पूछ रही है हमारी। तो अगर हम लोग ट्रेंड देखें यहाँ पे पिछले अटेम्प्ट्स का, अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेंड की बात करें बच्चे, सो यू विल सी दैट देयर, यू विल सी दैट देयर कि इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे मई 24, सितंबर 24, जनवरी 24 में 25 में सॉरी कुछ भी नहीं पूछा है बेटा। तो हो सकता है फिर चाहे आप मई 25 के लिए देख रहे हो या सितंबर 25 के लिए देख रहे हो बेटा, हो सकता है कि आपके अटेम्प्ट में इसमें से क्या आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इस टॉपिक पे कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है। तो हो सकता है कि आपके अटेम्प्ट पे बच्चों इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इस पे कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं है अभी तक के। सो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ध्यान से बेटा, अब इस टॉपिक में भी जो मुझे लगता है जो क्वेश्चन आ सकता है, तो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कंसेप्ट पे मुझको लगता है कि क्वेश्चन आईसी आपसे पूछ सकता है। एक तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब हम लोग रिवाइज करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि कमिंग अटेम्प्ट में मुझको लगता है आईसीएस से बिल्कुल क्वेश्चन एक पूछ सकती है। एट द सेम टाइम जो बाकी कंसेप्ट हम पढ़ने वाले, ज्यादा चांसेस ऐसे कि इसमें एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आईसी आपसे पूछे। तो जब हम लोग रिवाइज करेंगे जो कंसेप्ट मुझको लगता है कि इस पे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, मैं उसी वक्त आपको कहूंगा। एंड अगर आपके पास ये जो नोट्स आपको दिख रहे, इट इज बेसिकली रैपिड जिस बुक। अगर आपके पास रैपिड जिस बुक है तो उससे अच्छा कुछ नहीं, क्योंकि साथ ही साथ आप लोग रैपिड जिस बुक आप साथ में रिवाइज करेंगे बेटा। और जो मैं कहूंगा ये कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर चैप्टर में, तो इस कंसेप्ट को आप मार्क कर सकते हैं फॉर योर कमिंग अटेम्प्ट। जो कि मुझको लगता है कि मैं पिछला ट्रेंड देखूंगा कैसा है और उसके बेसिस पे एक जजमेंट करूंगा कि भाई क्या चांसेस है, क्या लगता है कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आई विल टेल यू कि इसकी चांसेस है, तो आप मार्क कर सकते हो इस टॉपिक को। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ए कमिंग अटेम्प्ट, बट इट इज ऑल्सो एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कुछ इसके इंपॉर्टेंट मार्क करे, दैट डजंट मीन कि बाकी चीजें आपको नहीं पढ़ना, पढ़ के सब जाना। रिवीजन हर चीज का हमको करना है। तब हम लोग यहाँ पे हमारा रिवीजन शुरू करते। सबसे पहले बेटा यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, व्हाट मीन बाय गैप हियर। तो बेसिकली गैप स्टैंड फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और एट द सेम टाइम आप कह रहे कि जब मैं कंसेप्ट से जाऊंगा तो जो मुझको लगा कि इंपॉर्टेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए, आई विल टेल यू एट दैट टाइम, तो यू कैन मार्क इट। ओके, सो नाउ व्हाट डू मीन बाय गैप। गैप इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। होती क्या चीज है कि कुछ कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते बेटा। फॉर एग्जाम्पल वी फॉलो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूवल प्रिंसिपल, जैसे प्रूडेंस हम फॉलो करते। तो कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते, ये स्टैंडर्ड्स होते, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या कोई प्रोसीजर होती है। फॉर एग्जांपल वी डू द कैलकुलेशन ऑफ दिस डेप्रिसिएशन बाय हियर, नॉट डेप्रिसिएशन, वी डू द कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, ओके, डेप्रिसिएशन इन्वेंट्री, ओके, by the FIFO method, weighted average method. Depreciation के we have that SLM method, WDV method. So we have certain calculation here. तो बेसिकली जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते, ये एक स्टैंडर्ड्स है, ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये अकाउंटिंग आपके यहाँ पे प्रिंसिपल्स है या कोई प्रोसीजर है बेटा। लेकिन जब हम इन अकाउंटिंग इन गैप के बारे में बात करते हैं तो होती क्या चीज है, हर कंट्री के अपने अकाउंटिंग गैप होते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस गैप, इंडियन गैप, यूके गैप, कैनेडियन गैप, मोस्ट ऑफ द कंट्री हैज देयर ओन अकाउंटिंग गैप है। लेकिन होता क्या है बच्चों कि उस पर हम आएंगे आगे चल के, आईएफआरएस पे मैं आता हूं क्योंकि आपको थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट उसका भी है। लेकिन जब इन गैप की बात करते हैं तो बच्चों हर कंट्री के अपने तो अकाउंटिंग गैप होते हैं, लेकिन वो कहता है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू करते और उससे हम बुलाते हैं आईएफआरएस के नाम से। आईएफआरएस स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। वो आपको सी इंटर लेवल पे नहीं, फाइनल लेवल पे भी नहीं, फाइनल लेवल पे आपको इंडिया से। अब जो इंडिया लेवल पे हम लोग फॉलो करते हैं दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि आपको सी इंटरमीडिएट का आपका सिलेबस है। और आपको जो इंडिया से जो कि आपकी सी में पढ़ोगे, तो इंडिया के बारे में आपको थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट है और आईएफआरएस के बारे में तो आगे सी रैपिड जिसमें आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा आइडिया आपको दूंगा जितना आप लोग के सी इंटर लेवल पे सिलेबस है। मेन आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या चीज होती है बेसिकली बेटा, जब हमारे पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं
और हमको उसको एक गाइडेंस की जरूरत होती है कि किस तरीके से हम उसको चूज करें। फॉर एग्जाम्पल, AS2 says that we can follow the weighted average method, FIFO method। कौन सा ऑप्शन चूज करूं? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि AS10 मुझे कहता है कि मेरे पास SLM मेथड है, WDV मेथड है, व्हेन आई टॉक अबाउट द डेप्रिसिएशन, तो कौन से मैं मेथड को वहां पे चूज करूं उसमें, ठीक है। तो हमें ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइड करता है बेसिकली कि आपके पास जब डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स है, ये कोई गाइडलाइंस की जरूरत होती है, वो हमें गाइड करता है कि आपको इसको चूज करना चाहिए। So here ACE is a selected accounting principle broad guidelines regarding the principal methods here to be chosen out of what several alternatives। रेड कलर से जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स है। तो सेवरल ऑल्टरनेटिव उसमें से हमको चूज करना है बेटा। अब इसका पर्पस क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी स्टैंडर्डाइज करो कि भाई अपनी मर्जी से सब कुछ भी कुछ फॉलो करेंगे, तो स्टैंडर्डाइज करो कि ट्रांसपेरेंसी रहे पहली चीज, कि भाई सब फॉलो कर रहे हैं। तो व्हेन यू सी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांसपेरेंसी रहती है। नाउ एक कंसिस्टेंसी होती है, क्योंकि आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलेगा कि आपको फॉलो करना है, उसी को आप फॉलो कर रहे हो, तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रिपेयर करा जा रहा है। कंसिस्टेंट आई मीन टू से, तो उसमें जो रूल्स आप फॉलो कर रहे हो, कंसिस्टेंट बेसिस पे फॉलो कर रहे हो। एंड कंपैरेबिलिटी, ऑब्वियसली जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हो, आप एक जैसे ट्रीटमेंट दे रहे पर्टिकुलर आइटम का ओवर द मतलब हर साल, तो आप कंपेयर भी कर सकते हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन के प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस से और दूसरी एंटिटीज के भी परफॉर्मेंस से कर सकते हो। नाउ कंफर्मिटी टू लॉ, ऑब्वियसली हम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं लॉ से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। आगे आप देखोगे अगर लॉ से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो लॉ को इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि एएस लॉ से बड़ा नहीं है। तो लॉ जनरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉ से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, लेकिन कभी अगर कॉन्ट्राडिक्ट हो गया तो लॉ प्रिवेल करता है, लॉ को हमको फॉलो करना रहेगा। ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इशू करते हैं एरिया माइनस एरिया स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल AS1 टॉक्स अबाउट डिस्क्लोजर, AS2 टॉक्स अबाउट इन्वेंटरी, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, लाइक दैट है। हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के स्पेसिफिक एरिया के बारे में बात करते, पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करें। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन सी चीजें डील करता है बेटा? 4 चीजों से डील करता है। दैट इज रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब कि आप कब उस समय अकाउंट में रिकॉग्नाइज करो। फॉर एग्जांपल AS9 टॉक्स अबाउट द रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS10 बताता है हमको वैसे पीपी, लेकिन कब रिकॉग्नाइज करो हमसे बात करता है। AS12 इज गवर्नमेंट ग्रांट, कब रिकॉग्नाइज करो AS12 हमको बताता है गवर्नमेंट ग्रांट को। तो रिकॉग्निशन के बारे में ये बात कर सकते हैं, या मेजरमेंट के बारे में। व्हाट डू मीन बाय मेजरमेंट? के भाई एग्जांपल कॉस्ट कितनी इन्वेंट्री की, तो क्या आएगा इन्वेंट्री की कॉस्ट में, हमको AS2 गाइड करता है। अब पीपी की कॉस्ट में क्या क्या कवर करनी है इस टाइम गाइड करता है। तो हो सकता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट के बारे में बात कर रहा है, या हो सकते हैं बच्चों प्रेजेंटेशन के बारे में, कैसे प्रेजेंट करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या डिस्क्लोजर के बारे में, नोट्स अकाउंट में क्या क्या डिस्क्लोज करना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये 4 चीजों में से कोई ना कोई चीज के बारे में बात करेगा, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर। नाउ बेनिफिट्स क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आपके? एक तो स्टैंडर्डाइज हो जाता है कि भाई एक जैसे सब लोग फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत सारे वेरिएशन जो रिड्यूस करता है, मतलब कंप्लीटली नहीं रिड्यूस करता। आई मीन टू से बहुत सी मेथड्स है, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री वाले शेड्यूल, तो उसने लीफो अलाउ नहीं करता है, हमको फीफो मेथड वो अलाउ करता है और वेटेड एवरेज मेथड अलाउ करता है, लीफो अलाउ नहीं करता बच्चों। तो होती क्या चीज है यहाँ पे कि हमको वेरी जो ऑल्टरनेटिव्स को कम जरूर करता है, रिड्यूस कर देता है वो। फिर हमसे कहते हैं स्पेसिफाई नो द चांस ऑफ क्रेडिट, ऑब्वियसली स्टैंडर्डाइज हो जाता है आपका, तो आप एक जैसी चीजें फॉलो करते हो तो आपकी क्रेडिटेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बढ़ जाती है। नाउ यहाँ पे डिस्क्लोजर के बारे में बात करते हैं, रिक्वायर एडिशनल डिस्क्लोजर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोट्स अकाउंट में आप देते हो बेटा, तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और ऑब्वियसली कंपैरेबिलिटी के लिए होता है ना। इंट्रा मतलब इंट्रा आपका यहाँ पे होता है कि आप अपने परफॉर्मेंस के साथ ही मैच करो, लास्ट ईयर क्या था, इस साल कितना है। इंटर मतलब एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज की परफॉर्म, फॉर एग्जांपल जियो कंपेयर करा एयरटेल के साथ ना अपने फाइनेंशियल, मगर ऑब्वियसली अकाउंटिंग की भी अपनी कुछ लिमिटेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की भी लिमिटेशन होती है बेटा। ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन रहते हैं, रिड्यूस करता है, अब लीफो अलाउ नहीं कर रहा, वेटेड एवरेज फीफो तो कर रहा है, तो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव रहते हैं, तो वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। रिजिडिटी, जो उसने बोला वो अपने को फॉलो करना है, और स्टैट्यूटरी लिमिटेशन मतलब कभी अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने लॉ से कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया तो हमें किसे फॉलो करना है, लॉ को फॉलो करना है। अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की? हमारी नहीं होती, हम तो ऑडिटर है, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होने वाले बेटा, आपकी वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओपिनियन अपनी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है बच्चों? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लॉ प्रीवेल्स ओवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉ में अगर कॉन्ट्राडिक्ट हो गया तो किसको हमको फॉलो करना रहेगा? लॉ को। हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इग्नोर कर देंगे उस पॉइंट में जब कॉन्ट्राडिक्ट हो। जनरली कॉन्ट्राडिक्ट होता नहीं है, तो जब भी एस बनाए जाते तो ये देखा जाता है कि लॉ से कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा। अब एट द सेम टाइम अगर बाद में लॉ में अमेंडमेंट आ गया और वो लॉ में अमेंडमेंट आ गया और फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉन्ट्राडिक्ट अगर कर गया तो हम लॉ को फॉलो करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को उस पॉइंट पे फॉलो नहीं करेंगे। नाउ ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस तो बस नॉट सो इंपॉर्टेंट है, मगर आप ख्याल रखना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है बेटा जो हमारा आईसीए का 1977 में उसको स्टैब्लिश करा गया था आईसीए का।
अब सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते स्टेप्स, आइडेंटिफाई करते बेटा कौन से एरिया में इसकी जरूरत है। जैसे ये बहुत सी ऐसे 16 बोरोविंग कॉस्ट, 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, कौन से एरिया में, तो आपने नहीं, नहीं कोई अभी हमारे इंडिया में अकाउंटिंग एंड एग्रीकल्चर पे नहीं है इंडेक्स में, लेकिन अकाउंटिंग एंड एग्रीकल्चर पे नहीं है, नॉर्मल अकाउंटिंग जो आपको इंटर लेवल पे। तो कल तो लगा कि उनको नहीं एग्रीकल्चर के पे अकाउंटिंग होना चाहिए, तो एक एरिया आइडेंटिफाई करो, एरिया कौन से एरिया में अकाउंटिंग की जरूरत है। फिर एक स्टडी ग्रुप बनाते हैं बेटा, और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आइडेंटिफाई करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है एएस के लिए, वो आइडेंटिटी ग्रुप बनाता है लोगों को, उनको प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट करो इसको, फिर ड्राफ्ट को रिव्यू करते हो उसको फिर सर्कुलेट करते हो, ठीक है, काउंसिल मेंबर को, स्पेसिफाइड बॉडीज लाइक द आईसी, ऐसा कंपनी सेक्रेटरी या नॉ द स्टॉक एक्सचेंज, आरबीआई है मेन ये बॉडीज को हम लोग उसको सर्कुलेट करते हैं। और एक्सपोजर ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट, पब्लिक कमेंट में, पब्लिक कमेंट बेसिकली मेंबर से वो लेते हैं, लाइक सीए हमसे लेते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है। देन द फीडबैक कंसिडरेशन लेते हैं, उसका फीडबैक जो उनको मिला उसके बेसिस पे काउंसिल उसको चेंजेस करना तो चेंज करता है, और उसके बाद काउंसिल उसको अप्रूव करता है। कौन अप्रूव करता है? नॉर्मली आईसीआई उसको अप्रूव करता है, बट फॉर द कॉर्पोरेट आई विल कम टू, हम उसको डिस्कस करेंगे कि कॉर्पोरेट अगर के लिए रहता तो एमसीए का, तो उसमें बात करेंगे, और फिर आईसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इश्यू कर देता है। तो ये लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको सारे के सारे सी इंटर लेवल पे, लेकिन नंबर्स याद करने की जरूरत नहीं, बट आप रोज एक सीरीज देखोगे, और आई होप रिवीजन सीरीज आपको ऑलरेडी आई होप के नंबर्स वैसे ही याद होगी, लेकिन खुद ब खुद याद हो जाते, कोई बैठ के याद करने की जरूरत नहीं है। नो, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करेगा 29, इसमें से कुछ एबॉलिश हो गया, 6 एबॉलिश हो गया, A8 भी एबॉलिश हो गया। अब क्यों द नीड फॉर कन्वर्जन टू ग्लोबल स्टैंडर्ड? अब देखो ग्लोबल स्टैंडर्ड का मतलब होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। क्यों ये जरूरत है कि हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरफ मूव करें? बहुत जरूरत है। देखो पहले के जमाने में इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं था, बिजनेस एक कंट्री के दूसरे कंट्री से होता था, लेकिन बहुत नहीं होते थे। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ये सब इतना एक्सेस हो गया कि बहुत इजी हो चुका है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस हो गया बेटा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम ग्लोबल स्टैंडर्ड की तरफ मूव करें, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इवन तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका बैकग्राउंड आपको वही मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की तरफ बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करें, उसको मूव करें, यहाँ पे उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल। तो क्या हुआ, ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस, सिचुएशन वर्ल्ड में चेंज हो रही है बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है, कंपनीज को फंड चाहिए फॉर एग्जाम्पल। तो भाई मैं कहता हूँ कि कोई बंदा यूएस में, हम मैं इंडिया में, हमारे कि कोई हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखना है बच्चों, तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट भाई देख के लगना तो चाहिए ना, समझ में तो आना चाहिए। तो इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर ग्लोबलाइज हो जाए कि एक जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे दुनिया में हो जाए तो क्या बात है, तो उससे कहते हैं आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। लेकिन हम फॉलो करते कि नहीं करते, उस पर आगे बात करूंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ कन्वर्जन, इसेंशियल स्टेप इंपॉर्टेंट फॉर ग्लोबल कंपनीज, स्पेशली वो कंपनीज के लिए जिनके बिजनेस आउटसाइड इंडिया भी है बेटा, तो वो आईएफआरएस की तरफ मूव करना चाहिए। और ऑब्वियसली ट्रस्ट बिल्ड होता है, कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन देखता है तो आपने वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करे जो ग्लोबली हर कोई वो अकाउंटिंग फॉलो करता है, तो ऑब्वियसली आपके पास का ट्रस्ट बिल्ड होगा। इंटरनेशनल कंपैरिजन भी आप कर सकते हो, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब फॉर्मेट, तरीका, रूल्स एंड रेगुलेशन सारे एक जैसे ही है, तो भाई हमारा फाइनेंशियल सिस्टम और दूसरी कंपनी को यूके में, तो हमारे तो आसान है कंपेयर करना। वो बात अलग है कि सपोज हमने रुपीज में करे, उन्होंने अपनी करेंसी में करे, लेकिन स्टिल इट इज इजी टू डू द कंपैरिजन हियर। द रीजन इज दैट हियर, क्यों आसान है हमारे लिए बच्चों, क्योंकि हमारे रूल्स जिस बेसिस पे हमने इसको करे, वो तो हमारे रूल्स क्या है बच्चों यहाँ पे सेम है, क्योंकि हम आईएफआरएस एक जैसे रूल्स फॉलो करें, तो इस पे क्या होता है, हम लोगों का यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होता है बेटा उसका। इंटरनेशनल कंपैरिजन में हमारा आसान होता है। एंड द हार्मोनाइजेशन बेनिफिट, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है आपका, एक जैसे आपने चीज फॉलो करो। नाउ वन सेट ऑफ रूल सबके लिए एप्लीकेबल हो गया बेटा फॉर एवरीवन, तो हमारे लिए इसीलिए हमको टुवर्ड्स इंटरनेशनल अकाउंटिंग में मूव करना चाहिए, और हमने मूव करे भी, उस पर मैं आऊंगा अभी इंडिया की बात जब करूंगा। अब एक ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, दैट इज यहाँ पे ना बहुत सिंप्लीफाई करके सारी हिस्ट्री भी यहाँ पे लिखी हुई बेटा। तो क्या होता है कि पहले एक इंटरनेशनल, यहाँ पे इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड है, जो कि IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, बेसिकली पहले एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग कमेटी थी बेटा, इट्स यूके बेस्ड, ओके। तो वो इशू करती थी IAS, आपको सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये आईएफआरएस का। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी थी बेटा, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करती थी बच्चे, तो उसको कहते थे IAS कहते थे, उसको कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर 2001 में क्या हुआ, वो एक बोर्ड में कन्वर्ट हो गए थे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड हो गया वो, और वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करते उसको आईएफआरएस के नाम से बुलाते हैं। दैट डज नॉट मीन 2001 के पहले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करे थे वो एबॉलिश हो गए, वो अभी भी है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब वो इशू करने लगे तो उसको नाम देने लगे आईएफआरएस। ओके, क्या ऑब्जेक्ट है बेटा, फॉर्मल पब्लिक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए, और उसके इंक्लूडिंग प्रोफेशनल बॉडी जो अराउंड मोर देन 75 कंट्रीज का पार्ट है, इंक्लूडिंग हमारा इंडिया भी इसका पार्ट है बेटा। अब इवोल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड बुक मैं कहूँ तो मैंने कहा कि 1973 से 2001 तक बेटा कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी थी। फिर उन्होंने यहाँ पे 97 99 में बेसिकली रीस्ट्रक्चरिंग करे,
और फिर 2001 के बाद बेसिकली यहाँ पे 2001 में यहाँ पे उन्होंने फॉर्म करे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि एएस जब इशू करता है उसको आईएफआरएस के नाम से बुलाया जाता है ना। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आईएफआरएस कैपिटल, तो कंपेयर दिस आईएफआरएस आईएस बेसिकली जो आपके 2001 के पहले जो इशू किए थे वो एबॉलिश नहीं, वो भी एग्जिस्ट करते, ठीक है, उसको आईएस के नाम से बुलाते हैं। उसके बाद जो इशू करे उसको आईएफआरएस के नाम से बुलाते हैं। दोनों के दोनों इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है वो, दोनों के दोनों, लेकिन 2001 के पहले को बुलाते हैं आईएस, के बाद जो इशू करे उसको आईएफआरएस के नाम से बुलाते हैं बेटा। प्रिंसिपल बेस्ड होते बेसिकली, आप जब पढ़ोगे लाइफ में बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है बेटा, जब आप इसको पढ़ोगे लाइफ में, प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं। व्हाट डज इट मीन? ये ज्यादा ना अकाउंटिंग करते वक्त वो व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट द मार्केट वैल्यूज पे बहुत फोकस करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम करें। और ग्लोबल एडॉप्शन बहुत सी कंट्रीज को फॉलो करती है, बहुत सी कंट्रीज फॉलो करती है, बट क्या होता है जो छोटी कंपनीज कंट्रीज होती है उन लोगों को ये आईएफआरएस अडॉप्ट करना बहुत आसान होता है। मैं यहाँ पे मैं कहूँ तो पॉपुलेशन वाइज में करूँ, फॉर एग्जाम्पल अपनी इंडिया बहुत बड़ी कंट्री हमारी, तो हमारे लिए कंप्लीटली आईएफआरएस का अडॉप्ट करना चैलेंजिंग है। तो हम क्या करते हैं, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन कुछ कंट्रीज फॉर एग्जांपल यूएई, दुबई में अगर आप देखो, दुबई में दे फॉलो कंप्लीटली आईएफआरएस, उनके खुद के कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं बेटा, तो दे कंप्लीटली फॉलो द आईएफआरएस देयर। ओके, तो ऐसी बहुत सी कंट्री वो पूरे को सिर्फ आईएफआरएस से फॉलो करते हैं। तो कोई भी कंपनी अगर आप यूएई की कंपनी देखोगे तो सारी की सारी कंपनी वहां पे आईएफआरएस को फॉलो करती है, वो अडॉप्ट इट कंप्लीटली। ओके, अब वैसे भी वो एक अलग डिस्कशन हो जाता है, मतलब मैं आपको बैकग्राउंड यहाँ पे दे रहा हूँ कि वही आपके सिलेबस में। अब क्या होता है यहाँ पे, लेकिन हमारे लिए, हम इंडिया की अगर बात करें बेटा, तो हमारी कंट्री बहुत बड़ी है बच्चों, तो हमारे लिए कंप्लीट अडॉप्ट करना मुश्किल था। तो हमने अडॉप्शन 100% करो या कन्वर्जेंस विद चेंजेस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि हम अडॉप्ट तो कर ले रहे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, लेकिन विद चेंजेस, तो हमने 100% अडॉप्ट नहीं करे। तो जैसे यूएई की बात करो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई एक सिटी है, तो उसमें बेटा उन लोगों ने क्या किया, उस कंट्री ने उन्हें 100% इसको अडॉप्ट कर लिया। उन्होंने क्या किया, 100% अडॉप्ट पूरे के पूरे आईएफआरएस को। हमने बोले नहीं नहीं भाई, हमारी कंट्री बहुत बड़ी, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या करे बेटा, उसको अडॉप्ट तो करे लेकिन विद चेंजेस। जहां जहां हमको लगा कि ये सही है, ये सही नहीं है, तो मोर देन 95% हम एक ही है आईएफआरएस। हमने एक नई सीरीज लेके आए जो आपके सिलेबस में सीए फाइनल में, उसका इंडेस कहते हैं बेटा। तो हमने इंडेस बेसिकली ये कॉपी है आईएफआरएस की, लेकिन इंडेस 100% आईएफआरएस नहीं है। यू कैन से मोर देन 99% इनफैक्ट आईएफआरएस ही हो। 1% जहां हमको लगा एडिशन और जो भी कम ज्यादा जो भी लगा, कुछ चीजें हमने पढ़ा है, कुछ चीजें कम कर हटा दिए, जहां हमको लगा हमने कर दी। और इसीलिए हम 100% अडॉप्ट नहीं कर सकते आईएफआरएस को, इसीलिए हमने कौन सी चीज यहाँ पे फॉलो करे, हमने कन्वर्जेंस फॉलो करे, जो कि हम इंडिया में एक नई सीरीज लेकर आए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम कहते हैं इंडेस बेटा, जो कि बच्चे आपको सीए फाइनल में रहेगी। अब यहाँ पे बेनिफिट ऑफ कन्वर्जेंस ऑब्वियसली ये कि भलाई में 100% फॉलो नहीं कर रहे इंडिया में आईएफआरएस को, लेकिन हमने इंडेस लाया। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा सर इंडेस का सब पे एप्लीकेबल है, पूरी कंपनीज पे इंडेस एप्लीकेबल नहीं होते, उनको नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही होते जो आपके सीए इंटरमीडिएट में। कंपनीज को जो बड़ी बड़ी कंपनीज पे मैं आऊंगा कि किसको इंडेस एप्लीकेबल है, तो कुछ कंपनी क्राइटेरिया उसके बारे में बात करें, उनको इंडेस एप्लीकेबल। तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर जो है बेटा, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है जब आपने कोई चीज, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इंडेस फॉलो किया, दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू आईएफआरएस। तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें तो उनको मुझ पर ट्रस्ट आएगा, क्यों? क्योंकि हमने वैसा ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, वही रूल्स पे बनाया जैसे उनकी कंट्री में करते हैं। इंटर यूनिट कंपैरिजन, ऑब्वियसली आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ग्रुप कंसोलिडेशन में भी आसानी जाती है बेटा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका चैप्टर भी है। और हमारी आपको तो इंडिया में हमारी सब्सिडरी, तो वो बात अलग है, लेकिन इंडिया के बाहर सब्सिडरी है, दे आर प्रिपेयरिंग इन डॉलर, वी आर प्रिपेयरिंग इन रुपीज बेटा। तो वो भी अगर आईएफआरएस फॉलो करें, हम भी वही कर रहे हैं इंडिया, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू आईएफआरएस, तो हमारे कंसोलिडेशन आसान हो जाता है बेटा। ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज में भी इसकी एक्सेसिबिलिटी होती है कि हम ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज में जाना है बेटा, हमको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करना, हमने वही रूल्स फॉलो करे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे लिए आसान है वहां पे रजिस्टर्ड होना, इसलिए हम इंडिया में आए बेटा, दैट इज इंडेस। इंडेस बेसिकली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो एक अलग सीरीज है, नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं जो आपको सिलेबस पे आपको सीए फाइनल में इंडेस है बेटा। अब ये इंडेस क्या चीज है, आईसीआई इसको इशू फॉर्मुलेटेड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ आईसीआई विच इज सिमिलर टू आईएफआरएस। कन्वर्जेंस मतलब सिमिलर, नॉट एग्जैक्टली, बट अगर हमको कार्व आउट है, व्हाट इज कार्व आउट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बेटा। कार्व आउट का मतलब होता है कि जहां हम उसे अग्री नहीं करते, मतलब ये हमको सही नहीं लगता तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वन वर्ड कंसेप्ट कार्विन ऑल्सो, तो मैं उसके बारे में कहूंगा आगे। कार्विन बेसिकली वो चीज है जो आईएफआरएस में नहीं दिए मगर हमने एडिशन करे अपने इंडेस में, उसको कार्विन कहते हैं। और जो आईएफआरएस में हमने रिजेक्ट कर दिया, हमको नहीं चाहिए, उसको कार्व आउट कहते हैं। तो विल डिस्कस इट व्हाट इज कार्विन, कार्व आउट हियर। और ये हमारे इंडिया में दो स्टैंडर्ड्स है, एक नॉर्मल एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपको इंटर के सिलेबस में, और आईएफआरएस का जो कॉपी दैट इज इंडेस जो आपको सीए फाइनल में।
अब ये पार्ट बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेबिलिटी, जो कि आपके अटेम्प्ट में आ सकते हैं, इस पे क्वेश्चन अभी तक आया नहीं बेटा। अब क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो बहुत सारे बच्चों, अब मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूं तो एएस तो बहुत सारे, लेकिन होती क्या चीज है, जब मैं बात तो अब क्या हर एंटिटी को सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के फॉलो कर रहे हैं, ना ना ना, आपको ये देखना है कि आप कौन से लेवल पे आते हो। लेवल 1 2 3 4, एक और लेवल है 4, उसको मैं आगे बात करूं, तो यहाँ पे लेवल 1 2 3 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। जो भी सिंपल है, जो भी लेवल 1 2 3 में फिट नहीं होता, ऑटोमेटिकली दैट विल कम टू लेवल 4 बेटा। अब हुआ क्या, आपको पहले देखना पड़ता है आप कौन से लेवल पे फिट बैठता है एंटिटी। जो भी लेवल पे एंटिटी फिट बैठता है बेटा, उस लेवल पे कौन कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, वही उसका एप्लीकेबल है। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे लेवल पे लेवल 1 को पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं, लेवल 2 को थोड़े कम, लेवल 3 को और कम, लेवल 4 को और कम। समझ में आई चीज बेटा। तो फर्स्ट वी हैव टू डिवाइड कि हम कौन से लेवल पे फिट बैठते हैं, और फिर देन वी हैव टू सी कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस लेवल पे एप्लीकेबल है, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमको एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो हमें ये समझना पड़ेगा लेवल क्या होता है। अब मैं लेवल पे आओ तो पहले तो आप ये समझते कि बेसिकली एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को दो कैटेगरी में बांटा गया। व्हाट डू मीन बाय दो कैटेगरी में बच्चों इसको बांटा गया, बेसिकली नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड द कॉर्पोरेट एंटिटीज। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज वो होती है बेटा जो कि कंपनी नहीं है, कंपनी नहीं, फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फॉर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, ओके, ट्रस्ट, जो कि क्लब, जो कि कंपनी नहीं है बेटा, तो उनके लिए अलग है यहाँ पे। और जो कॉर्पोरेट एंटिटी जो कि कंपनी, चाहे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, जो भी कंपनी बेटा, अब उन लोगों के लिए वहां पे अलग है कॉर्पोरेट एंटिटी। तो हम लोग पहले बात करेंगे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज बेटा, और फिर हम लोग बात करेंगे कॉर्पोरेट एंटिटीज। तो हम लोग अभी यहाँ बात करें एप्लीकेबिलिटी, हम लोग नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। अब यहाँ पे 5, यहाँ पे एक एक करके कंडीशन बात करो, लेकिन जरूरी नहीं होता कि अगर लेवल 1 पे मेरे को आना है तो यहाँ पे टोटल 5 चीजें कि पांचों की 5 पॉइंट फुलफिल होना चाहिए, जरूरी नहीं है। इसमें से एनी और कोई एक भी अगर फुलफिल हो गया बेटा, तो हम उस लेवल पे फिट हो जाएंगे। कोई एक भी अगर फुलफिल हो गया तो हम लोग उस लेवल पे आ जाएंगे। तो जैसे लेवल 2 पे 1 और ये पॉइंट 1 2 एप्लीकेबल, जैसे 3.34, ये 3 पॉइंट में से कोई एक भी फिट हो गया तो हम उस लेवल पे वहां पे आ जाएंगे बेटा। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है रिलेटेड टू सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज वाला पॉइंट लेवल 2 और लेवल 3 को है ही नहीं वहां पे। तो सिक्योरिटी, अगर हमारी सिक्योरिटी लिस्टेड है कोई स्टॉक एक्सचेंज में, और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, मतलब या वो लिस्टेड है, ये अभी हमने प्रोसेस को स्टार्ट करे, अभी लिस्टेड, जस्ट वी स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हियर, इंडिया में या इंडिया के बाहर बेटा, तो हम लोग आ जाएंगे लेवल 1। तो आपके दिमाग में फट से एक डाउट आना चाहिए बेटा कि अगर ये नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है बच्चे, तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है, फिर कहां से स्टॉक एक्सचेंज की बात आ गई, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, कहां पर यहां पे स्टॉक एक्सचेंज की बात आ गई। क्योंकि एक ट्रस्ट में कुछ कुछ जगह पे ऐसा लॉ में बेटा कि ट्रस्ट को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करना पड़ सकता है, तो उस केस के लिए वाला पॉइंट आया। अगर ट्रस्ट को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है बेटा, तो वो लेवल 1 में आएगा। टू मेक इट सिंपल, एंटिटी अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो उनको यहाँ पे लेवल 1 में वो आ जाएंगे। ठीक है, तो लेवल 1 उनका एप्लीकेबल है। अब फाइनेंशियल एंटिटीज जैसे कि बैंक हो गए, इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हियर, और एंटिटीज इन इंश्योरेंस। तो कोई भी बैंक हो गए बच्चों, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल कोऑपरेटिव बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गए कोई भी, ये एंटिटीज इंश्योरेंस कंपनी, ये सारे के सारे बच्चों कहां पे आएंगे, लेवल 1 पे। तो लेवल 2 3 का सवाल ही नहीं उठता अगर आप लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। लेवल 2 3 का सवाल ही नहीं उठता अगर आप फाइनेंशियल एंटिटीज इंश्योरेंस हो, इंश्योरेंस एंटिटी या आपका बैंक इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक या एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ओके ना, अब आता है थर्ड है टर्नओवर। तो टर्नओवर वाला क्राइटेरिया कहता है आपका एक्सक्लूडिंग अदर इनकम। ये सब कीवर्ड्स ख्याल रखना। तो ऑब्वियसली इफ यू एनालाइज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेड्यूल 3 या शेड्यूल 3 बोले या नॉर्मल एंटिटी बोले कोई भी, तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हो तो आपका होता है सेल्स, वो रेवेन्यू हो गया, और एक अदर इनकम भी होता है। तो यहां पे एक्सक्लूडिंग अदर इनकम की बात कर रहे हैं। तो आपका अगर टर्नओवर प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर में 250 करोड़ के ऊपर है, इफ योर टर्नओवर इन प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर 250 करोड़ के ऊपर है, तो आप लेवल 1 में आ जाओगे। अगर आपका टर्नओवर इज एक्सीडिंग 50 करोड़ बट डज नॉट एक्सीडिंग 250, मतलब 250 के ऊपर तो लेवल 1 में, 50 के ओवर बट अप टू 250 अगर आपका टर्नओवर है तो आप लोग आ जाएंगे लेवल 2 में। और अगर तो 10 से ऊपर है बट अप टू व्हाट या तो 50, तो एक्सीडिंग 10 करोड़ बट डज नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़ बेटा, तो आप आ जाएंगे लेवल 3 पे। अब ध्यान से आप इस चीज को समझेंगे, अगर मेरा टर्नओवर 250 करोड़ के ऊपर है लेवल 1, टर्नओवर एक्सीडिंग 50 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 250 करोड़ लेवल 2, एक्सीडिंग 10 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़, तो दैट इज लेवल 3। 250 के ऊपर लेवल 1, 50 से 250 लेवल 50 के ऊपर बट अप टू 250 लेवल 2, 10 से ऊपर बट अप टू व्हाट या 50 लेवल 3। आप बोलेंगे सर 10 से भी नीचे तो जो कहीं पर भी फिट नहीं होगा लेवल 4 में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो 10 के नीचे तो लेवल 4 में आ गया।
अब फोर्थ क्राइटेरिया रिलेटेड बोरोविंग। तो अगर मेरी बोरोविंग इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट बेटा एट एनी टाइम, तो ये जरूरी नहीं कि साल के आखिरी में बेटा, ये जरूरी नहीं कि साल के आखिरी में ही मेरी आई मीन टू से कि मेरी बोरोविंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में यहाँ पे एक अमाउंट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि उसके ऊपर होना चाहिए। एट एनी टाइम, पूरे साल में किसी भी समय, इवन फॉर वन डे, अगर आपकी बोरोविंग 50 करोड़ के ऊपर हो गई तो आप लेवल 1 में आ जाओगे। अगर आपकी बोरोविंग एक्सीडिंग 10 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ तो आप लेवल 2 में आओगे। एक्सीडिंग 2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ तो आप लेवल 3 में आओगे। तो 50 के ऊपर लेवल 1, 10 से 50 तक लेवल 2, 2 से 10 तक लेवल 3, बोरोविंग की बात। ओके, अगर 2 से नीचे बोरोविंग है तो फिर आप लेवल 4 में आ जाएंगे। तो जो भी लेवल 1 2 3 में फिट नहीं हो वो कहां पे आ जाएंगे, लेवल 4 में आएंगे बेटा। अब यहां पे ख्याल रखना, जब मैंने टर्नओवर की बात करा, जो कि एक्सीडिंग यहाँ पे आपने जो हमने क्राइटेरिया बात करें और बोरोविंग की बात करें, फिर चाहे वो आपका कमर्शियल हो एक्टिविटी, कमर्शियल मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, या फिर चाहे इंडस्ट्रियल फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, या बिजनेस एक्टिविटी विच इज ब्रॉडर टर्म, उसमें इंडस्ट्रियल और कमर्शियल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। कहीं से भी आपका टर्नओवर एक्सीडिंग अगर हुआ, जो भी क्राइटेरिया, अकॉर्डिंगली वी हैव टू डिसाइड द लेवल हियर। अब आते हैं यहाँ पे होल्डिंग और सब्सिडियरी पॉइंट को अच्छे समझने में। मैं अगर कहता हूं कि मेरा कोई किसी ने मुझ पे, जरूरी नहीं बेटे कंपनी का केस नहीं है, ठीक है, कोई एंटिटी भी हो सकता है कि हेड ऑफिस उसने होल्डिंग करके इन्वेस्टमेंट करके रखा है, कोई प्रोप्राइटरशिप फॉर्म 100% होल्डिंग उसकी है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि सब्सिडरी, यहां पे मैं कहता हूं अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई ओनर है जिसके एक सपोज पार्टनरशिप फॉर्म है, किसी की होल्डिंग वहां पे 100% है उसकी, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे कि जब होल्डिंग सब्सिडरी की बात करें, अगर होल्डिंग मेरी लेवल 1 है तो सब्सिडरी भी लेवल 1 हो जाएगी। अगर सब्सिडरी लेवल 1 है तो ऑटोमेटिक होल्डिंग भी लेवल 1 हो जाती है। तो जब भी तुम कंसोलिडेशन कर पाओगे ना बेटा, जब भी तो कंसोलिडेशन बच्चों हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे, तो होल्डिंग अगर लेवल 1 तो सब्सिडरी भी लेवल 1 हो जाएगी। तो वैसे ही कह रहा है होल्डिंग और सब्सिडरी एंट्री ऑफ एनी ऑफ द अबव। तो अगर कोई भी, अगर मेरी होल्डिंग अगर लेवल 1 में आ गई तो सब्सिडरी भी लेवल 1 में, होल्डिंग अगर सब्सिडरी लेवल 1, होल्डिंग भी लेवल 1। तो उसी तरह यहाँ पे होल्डिंग लेवल 1, होल्डिंग लेवल 2 तो सब्सिडरी भी लेवल 2। आप बोलेंगे कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, आप बोले नहीं सर, होल्डिंग लेवल 1 है और सब्सिडरी लेवल 2 है, तो फिर कौन किधर जाएगा, ऊपर जाना है, फिर अपने को अपन भी लेवल 1 पे चले जाएंगे। समझ में आई चीज? तो इट विल बी इजी फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन एज वेल दैट। ओके, नाउ ये कुछ नोट यहाँ पे, एज फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इन इंडिया कौन इशू करता है, हमने जो अभी बात की आईसीआई इशू करता है। लेवल 4 में जो भी लेवल 1 2 3 में कवर नहीं है तो कहां थे बेटा, लेवल 4 में आएंगे। एमएसएमई मतलब जो स्मॉल आपकी मीडियम साइज, जो मिड साइज कंपनी, माइक्रो कंपनी बेनिफिटिंग फ्रॉम एग्जम्पशन मस्ट डिस्क्लोज। एमएसएमई बेसिकली आप जो लेवल 2 3 4 में अगर आते हो, लेवल 1 तो आप बड़ी कंपनी हो, तो आप बताओ कौन से लेवल पे आते हो और आप बताओ कि यहाँ पे कंप्लायंस विद एप्लीकेबल कौन कौन से एरिया आपका एप्लीकेबल है। अब दो कैटेगरी में हमने उसको बांटे थे बेटा, यहाँ पे कौन, एक होता है कॉर्पोरेट, एक नॉन कॉर्पोरेट। नॉन कॉर्पोरेट की बात करें हमने, अब हम आते कॉर्पोरेट पे। तो कहते क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन कंपनीज अंडर द कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2021, ठीक है। अब उसने ये बोला कि स्मॉल एंड मिड साइज कंपनी एसएमसी वो बोलता है। अब कंपनीज की बात करें तो उसने यहाँ पे कहा कि 5 कंडीशन के बारे में बात करें, जो कि डिफिकल्ट है। अभी हमने जो 5 वहां पे बात करें लेवल 1 लगभग वही है। तो ये 5 कंडीशन के बारे में बात करता है, ये पांचों की 5 फुलफिल होना थी तो ही वो स्मॉल एंड मिड साइज कंपनी। अगर पांचों की 5 फुलफिल होनी चाहिए, यहाँ पे कंडीशन एक भी अगर फुलफिल हुई बेटा, एक भी अगर फुलफिल हुई तो अगर लेवल जो भी लेवल की फुलफिल वो लेवल में आएगा। यहाँ पे स्मॉल कंपनी बोलने के लिए उसको सारी की सारी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। बहुत सिंपल है। तो कहते हैं इक्विटी और डेब्ट सिक्योरिटी आर नॉट लिस्टेड। फॉर एग्जांपल कि मैंने कहा मैं स्मॉल कंपनी, मैंने कहा अगर मैं चेक करूंगा नॉट लिस्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये नॉट हटा, हर चीज में ऑब्जर्व करेंगे 5वें पॉइंट में नॉट 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 और यहाँ पे नॉट। मतलब मैंने कहा भाई मैं तो मिड साइज कंपनी, मैंने जैसे अगर मैंने सिंपल चीज, मेरे शेयर अगर लिस्टेड नॉट लिस्टेड ओके, जैसे लिस्टेड मैं धक्का मार के बोलूंगा तुम बड़ी कंपनी, नॉन एसएमसी। एसएमसी मतलब छोटी स्मॉल मीडियम, नॉन एसएमसी मतलब बड़ी कंपनी। तो जैसे ही मैंने कहा लिस्टेड है, उसने कहा नॉट लिस्टेड, कोई बात नहीं, जैसे ही बोले लिस्टेड है धक्का मार के अपन कहां कर देंगे, बड़ी कंपनी भैया आप तो लिस्टेड हो। सेकेंड कहता है क्या आप कोई बैंक हो, मैंने कहा नहीं कोई बैंक, फाइनेंशियल इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही नॉट हट गया तो वो बड़ी कंपनी हो जाएगी। तो पांचों केस में बच्चों जैसी अगर ये नॉट हटा तो वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, बड़ी कंपनी। पांचों में से एक जगह भी नॉट हट गया तो बड़ी कंपनी कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि पांचों कंडीशन फुलफिल है, क्वालिटी एसएमसी। पांचों में से एक जगह भी फुलफिल नहीं हुई तो चले जाए सीधे नॉन एसएमसी में। एसएमसी कहने के लिए पांचों कंडीशन फुल। मैंने कहा टर्नओवर, अच्छा यहाँ पे लेवल 2 3 4 ऐसा नहीं है, ये तो एसएमसी है तो नॉन एसएमसी 2 ही है यहाँ पे, 4 नहीं है यहाँ पे। तो अगर मेरा टर्नओवर 250 करोड़ के ऊपर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ये अगर नॉट हट गया तो कहां चले जाएगा बेटा, वो बड़ी कंपनी हो जाएंगे। उसको हम किस नाम से बुलाते, उसको हम बुलाते किस नाम से, नॉन एसएमसी। तो मैंने कहा नॉट हटा
तो ये शिफ्ट हो जाएगा बड़ी कंपनी में। मेरी बोरोविंग यहाँ पे डू नॉट एक्सीड 50 करोड़ के ऊपर नहीं है, ख्याल रखना यहाँ पे लेवल 2, 3, 4 नहीं है बेटा। 250 करोड़ के ऊपर मेरा टर्नओवर नहीं है तो मैं छोटी कंपनी, अगर उसके ऊपर चलेगा तो बड़ी कंपनी, बड़ी कंपनी नॉन एसएफसी। नाउ यार 50 करोड़ के ऊपर अगर मेरी बोरोविंग है तो आई एम 50 करोड़ के ऊपर अगर मेरी बोरोविंग है तो क्या चीज है बेटा, 50 करोड़ के तो मैं हो गया, मैं 50 करोड़ के ऊपर नहीं है तो मैंने कहा मैं तो छोटी कंपनी। अगर 50 का नॉट हट गया 50 करोड़ के ऊपर हो गई तो आई विल बी नॉन एसएमसी। अब उसी तरह नॉट ए होल्डिंग सब्सिडियरी ऑफ ए कंपनी नॉन, मेरी कोई होल्डिंग कंपनी कोई बड़ी कंपनी है और मेरी सब्सिडियरी भी कोई बड़ी कंपनी, मैंने से बड़ी कंपनी दैट्स नॉन एसएमसी। अगर मेरी होल्डिंग नॉन एसएमसी तो मैं भी नॉन एसएमसी, मेरी होल्डिंग है सब्सिडियरी तो मैं भी सब्सिडियरी में उसके पीछे पीछे चला, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी कंडीशन फुलफिल टू कॉल इट नॉन टू कॉल इट एसएमसी। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल है दैट विल कन्वर्ट इनटू नॉन एसएमसी। ओके, कौन ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे अप्रूव करता है? MC, Ministry of Corporate Affairs, basically is responsible for the approval of AS and their modification for the purpose of what applicability to companies. So companies के केस में कौन अप्रूव करता है? MC। ना याद रखने बेटा, लेवल की बात करें लेवल 1, 2, 3, 4 और SMC नॉन एसएमसी, ये लेवल तो चेंज भी हो सकते करें। तो सपोज यहाँ पे हम लेवल बढ़ रहा है, हम लेवल 2, 3, 4 से अगर लेवल 1 पे आ गए, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये एप्लीकेबिलिटी को इंपॉर्टेंट मार्क करो, चेंजेस इन स्टेटस को भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। अब मैंने कहा अगर यहाँ पे कि मैं लेवल 2, 3, 4 से कन्वर्ट होकर जा रहा हूँ लेवल 1 में बेटा, तो मेरा लेवल यहाँ पे बढ़ रहा, हो सकता है कि पिछले साल मेरा टर्नओवर 250 से कम था, तो मैं लेवल जो भी होगा सपोज 200 था, लेवल 2 में था, अब वो 250 क्रॉस कर दिया, मैं तो लेवल 1 में आ गया, तो शिफ्ट हो रहा हूँ बड़े में छोटे से, मेरा लेवल बढ़ रहा है तो लेवल 1 पे आ गया। तो पहले तो मेरे को कुछ बेनिफिट्स मिलते थे, कम एस एप्लीकेबल होते थे, अब मैं लेवल 1 पे हो तो पूरे एस एप्लीकेबल, यस इमीडिएटली फ्रॉम द करंट ईयर आपको पूरे के पूरे एस एप्लीकेबल हो जाएंगे क्योंकि अब लेवल 1 पे आ गए। अब यहाँ पे अगर लेवल 1 से आप नीचे गए, मतलब हो सकता है कि भाई मेरा टर्नओवर कम हो गया तो मेरा लेवल भी यहाँ पे लेवल 1 से मेरा 2, 3, 4 जो भी लेवल पे गया, तो मैं बोलूंगा देखो जब मेरा लेवल 1 पे मूव हो रहा हूं तो आप मेरे को पूरे एस एप्लीकेबल करते हो। अब लेवल 1 से नीचे आया तो मैंने कहा बेनिफिट्स भी दो फिर मेरे को, फिर मैं तो यही बोलूंगा कि मेरे को पूरे एस एप्लीकेबल मत करो, लेवल 2, 3, 4 को जो भी एस एप्लीकेबल सी वो एस लगाओ, नहीं। तो हमको ये कहता है यहाँ पे अंटिल नॉट कवर्ड इन लेवल 1, टू मेक इट सिंपल कि मैंने यहाँ पे बच्चे लेवल 1 से मैं नीचे आया लेवल 2, 3, 4 पे, तो मैंने कहा देखो लेवल 2, 3, 4 पे आ गया तो मुझको कम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल। बोले नहीं, आपको अभी भी पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, आप जब भी इसका बेनिफिट ले सकते हो जब आप कंटिन्यूस 2 साल तक आप किस में रहोगे, लेवल 2, 3, 4 पे कम से कम फॉर कंसेक्यूटिव कंटिन्यूस 2 साल तक अगर आप लेवल 2, 3, 4 में रहोगे बेटा, तो ही आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हो जो लेवल 2, 3, 4 का एप्लीकेबल। तो आप स्विच कर रहे हो 1 से 2, 3 या 4 में, तो मैं बोलूंगा मुझको यहाँ पे बेनिफिट दो, बोल देंगे बेनिफिट देंगे, लेकिन एटलीस्ट आप 2 साल तक लेवल 2, 3, 4 में अगर फिट बैठते हो तो ही आपको बेनिफिट्स मिलना शुरू होंगे, तीसरे साल से उसके पहले बेनिफिट्स आपको मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखो चालाकी करे, जब लेवल 1 हो तो फट से पूरे एस एप्लीकेबल करे, 1 से 2, 3, 4 पे आ तो बच्चे क्या करे अपने को, नहीं पूरे नहीं, वो बोले कि 2 साल तक वेट, 2 कंसेक्यूटिव ईयर अगर 2, 3, 4 में आते हो तो ही आप फिर बेनिफिट्स आगे से ले पाओगे। ओके, नाउ इट सेज दैट हियर एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस ऑन चैरिटेबल ट्रस्ट। तो एएस वैसे तो पूरे एएस एप्लीकेबल है चैरिटेबल ट्रस्ट को, मगर एक कंडीशन मैं कहूंगा एएस अप्लाई टू ऑल एंटरप्राइज रिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्म्स एंगेज इन कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो सारे के सारे एएस एप्लीकेबल उनको होते हैं, फिर चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेशन हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, रिलीजियस पर्पस के लिए। लेकिन वो कहते हैं अकाउंटिंग अप्लाई नहीं होगा अगर वो 100% नॉन कमर्शियल ट्रांजेक्शन, 100% नॉन कमर्शियल, उसका 100% नॉन कमर्शियल मतलब एक्सक्लूसिवली 100%। अगर 99% नॉन कमर्शियल है, 1% कमर्शियल है, तो एस एप्लीकेबल देगा पूरे 100% बिजनेस के ऊपर। आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते कि 99% हमारा बिजनेस नॉन कमर्शियल है, 1% हम डोनेशन करते, कोई डिजास्टर हुआ तो कोई आगे हम लोग उसे डोनेशन कर लेते और डोनेशन देते, तो भाई हमारा तो नॉन कमर्शियल है तो ये हमको एप्लीकेबल नहीं होते। लेकिन हम लोग डोनेशन तो डोनेशन मिलता, हम लोगों की मदद तो कर रहे हैं वहां पे, अर्थ को क्या लोगों की मदद करते, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा बिजनेस हम पानी भी बेचते साथ में, तो कमर्शियल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होते, कमर्शियल एक्टिविटी इन्वॉल्व है तो पूरे 100% आपके बिजनेस को वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो जाएगा। Let's say that here exclusion from accounting allow only if the enterprise has no commercial industrial business activity, even a small proportion, जैसे आपने मैंने बोला even 1%, let's say even small proportion such activity bringing the enterprise under the scope of accounting standard all operation, मतलब आपने 1% भी आप कमर्शियल एक्टिविटी पे आ गए तो पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन पे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये भी 3 इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपसे कहा एप्लीकेबिलिटी, चेंजेस स्टेटस और एप्लीकेबिलिटी और टू चैरिटेबल ट्रस्ट, तीनों के तीन इंपॉर्टेंट है। अब जल्दी से बच्चों यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते थोड़ी सी इंडियस के बारे में। इंडियस का आपको सिर्फ इतना है सिलेबस में कि आपको एक्चुअल में पहले एप्लीकेबल 2016 में आया बेटा,
और 1 अप्रैल 2016 में मैंडेटरी हो गया था आपका हर लिस्टेड कंपनी को जिसका नेटवर्थ, मैं बोल रहा हूँ नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। जो भी अनलिस्टेड कंपनी उनका नेटवर्थ जिनका 500 या उससे ज्यादा करोड़ से ज्यादा था उनका एप्लीकेबल हुआ था। और पेरेंट पब्लिक एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर ऑफ द, ऑब्वियसली अगर आपको एप्लीकेबल होगा तो आपकी पेरेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, जॉइंट एसोसिएट उनको भी एप्लीकेबल हो गया। फिर उन्होंने अप्रैल 2017 को बोले मैंडेटरी जो भी लिस्टेड कंपनी जिसका टर्म जो फर्स्ट फेज में कवर में, मतलब सारी लिस्टेड कंपनी बोलते हैं ना जिनका 500 करोड़ के ऊपर था उनका एप्लीकेबल, तब जो भी लिस्टेड कंपनी है जो फेज 1 में कवर है फेज 2 में यहाँ पर हुए, तो भाई जिसका भी टर्नओवर इवन तो नेटवर्थ नॉट टर्नओवर सॉरी, जिसका भी नेटवर्थ 5 करोड़ के नीचे उनको भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया था, क्योंकि फेज 1 में जो कवर है फेज 2 है। मगर अनलिस्टेड कंपनी को जब भी एप्लीकेबल होगा, उन्होंने यहाँ पे बोला जिनका 250 करोड़ के ऊपर नेटवर्थ है उनको, तो जो भी अनलिस्टेड कंपनी उनका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ऊपर है तो उनका एप्लीकेबल है। और यहाँ पे ऑब्वियसली 5 करोड़ के ऊपर तो फेज 1 में एप्लीकेबल ऑब्वियसली, तो यहाँ पे पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर ऑफ द हब, तो उनकी जो सब्सिडरी पेरेंट है उनको भी यहाँ ये फिर इंडिया से एप्लीकेबल होगा। अब स्पेशल पॉइंट है वंस इंडिया अडॉप्टेड नो रिवर्टिंग टू प्रीवियस, आप ही नहीं बोल सकते इंडिया में एप्लीकेबल हो गया जो कि आपको सी फाइनल के सिलेबस में एफआर में, तो आपने बोला कि इंडिया से एप्लीकेबल हो गया तब हमको इस साल एप्लीकेबल है, आगे चल के वापस अगर नेटवर्क हमारा कम हो गया तो हम देंगे नहीं, एक बार इंडिया में आ गए तो हमेशा के लिए इंडिया से एप्लीकेबल हो गए। कंपनी नॉट कवर्ड फॉलोइंग अकाउंटिंग, कंपनी नॉट कवर्ड फॉलो, आई मीन टू से जो आपके सिलेबस में है बेटा अकाउंटिंग वो उनको फॉलो नहीं करना रहेगा। नाउ कार्व आउट एंड कार्विन दो टर्म्स अपने ख्याल रखना, कभी एमसीक्यू में आ सकता है, जो कि डिफरेंस होता है। हमने इंडिया बेसिकली नहीं बेटा आपका आईएफआरएस की कॉपी है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे जहां पे हम उनसे अग्री नहीं करते और हमने जो चीज को पॉइंट अडॉप्ट नहीं करे, कार्व आउट मतलब हमने रिजेक्ट कर दिया, उसको कार्व आउट करते हैं। तो कार्व आउट बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द इंडियस एंड आईएफआरएस जो हमने रिजेक्ट करे। कार्विन का मतलब होता है कि हमने जो आईएफआरएस में नहीं है लेकिन हमने इंडियस में पॉइंट को एडिशनल ऐड करे, तो उसको कार्विन कहते हैं बेटा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट एप्लीकेबिलिटी एंड एप्लीकेबिलिटी इंट्रोडक्शन एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आई विल रिकमेंड कि आपके पास बेटा यहाँ पे जो मैंने न्यू लेटेस्ट अभी डाउनलोड किया जस्ट आपके सेशन के 5 मिनट पहले, कि आप लोगों के पास बेटा यहाँ पे कि जो भी आईसी के स्टडी मटेरियल उसमें से ही मैं आपका एमसीक्यू और क्वेश्चन यहाँ पे रिवीजन सीरीज में साथ वो भी कवर करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे दैट फर्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इज इशूड। नॉन कॉर्पोरेट कौन इशू करता है? हमारी प्यारी आईसीआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? हार्मोनाइज तो करता है बेटा, अकाउंटिंग पॉलिसी एक जैसी फॉलो करते हैं, और एलिमिनेट नॉन कंपेरेबिलिटी, ऑब्वियसली एलिमिनेट करता है, हम उसको कंपेयर कर पाते, करेक्ट, पहला तो सही है। इंप्रूव द रिलायबिलिटी, ऑब्वियसली हम उसको रिलायबिलिटी बढ़ता है, ये भी सही है। तो आंसर शुड बी सी बोथ ए एंड बी। मैनिपुलेट करता है क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? नहीं, ये तुम्हारा अच्छा है, मैनिपुलेट नहीं करता, ठीक है। नाउ हियर इट इज एसेंशियल टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पॉलिसी इन ऑर्डर टू व्हाट, क्यों हमको स्टैंडर्डाइज करना चाहिए बच्चों? हमने पढ़े भी थे यहाँ पे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, कंसिस्टेंसी बढ़ती है और कंपैरेबिलिटी बढ़ती है। डू रिमेंबर दैट? हियर मैंने आपको बताया हर चीज, सारी की सारी चीज आपकी रेपिड जिसमें दी हुई है, ठीक है, एक भी चीज ऐसी नहीं मिस हुई करके। तो मैंने आपको एक कहा भी था यहाँ पे हमने उसको कहीं पढ़े थे। ओके, कहाँ पढ़े थे हमने? जस्ट गिव मी अ मिनट हियर। देखो, ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी एंड कंपैरेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे आपका तीनों की तीन चीजें, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। Now, which committee is responsible for approval of accounting standard model for the purpose of companies के लिए कौन करता है approval and modification में? आप MCA, Ministry of Corporate Affairs. Okay, therefore answer is not NAFRA, not NFA, no, answer is B, MCA. The global standard facility, क्या facility है? क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ मनी, ऑब्वियसली। तो जब हम ग्लोबल स्टैंडर्ड मतलब IFRS बेटा, तो IFRS जब हम फॉलो करते हैं, यस क्रॉस बॉर्डर फ्लो होता है, यस ऑब्वियसली मनी तो आएगा, हम लोग इन्वेस्ट करना हमारे इसमें शुरू करेंगे। कंपेयर हम कर सकते हैं, सही बात, ये भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर कर सकते हैं, एक जैसा अकाउंटिंग्स में फॉलो करें। यूनिफॉर्मिटी, ट्रांसपेरेंसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बढ़ती, ये भी बात सही। द आंसर इज ऑल दी थ्री करेक्ट। बस इतनी इसमें क्वेश्चन से। अब यहाँ पे अब आप लोग की एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे अगर हम लोग आए बेटा, तो आपको ना एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ओके, तो उसके हम एमसीक्यूज देखिए, कुछ क्वेश्चंस भी इस पे हम बात करेंगे। लेट्स से दैट हियर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है, ओके, विच आर नॉट लेवल 1, तो लेवल 1 पे आते 250 के ऊपर वाले, बहुत सी चीजें, ओके, नॉट लेवल 1, ओके, उस टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम एक्सीड, अच्छा 250 के ऊपर है तो लेवल 1 पे आता है, नॉट लेवल 1। तो यहाँ पे नॉट लेवल 1 है रुपीज एक्सीड 50 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 250, हाँ, तो 50 के ऊपर 250 के वाट नीचे। सो यहाँ पे एक्सीड 50 बट डज नॉट एक्सीड 250 इन द इमीडिएट, बट किस लेवल में आगे हमको देखना पड़ेगा, बट इन द प्रीसिंग इन द लेवल 2, यस उसने बोला लेवल 2 में क्या होता है? एक्सीडिंग 50 बट डज नॉट एक्सीडिंग 250, तो देयरफॉर आंसर इज 55
ये आंसर 50 करोड़। अब ना ये जो क्वेश्चन 2 इस पे फिक्र नहीं करना, क्योंकि ये जो मैंने आपको लेवल 1 2 3 4 पे बोला बेटा, तो रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब मैं आपको रिवाइज करूंगा वहां पे बताएंगे हम लोगों की कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ कुछ एज का फॉर एग्जाम्पल पूरे एज एप्लीकेबल नहीं होते सबको, ठीक है। तो वी हैव टू फर्स्ट डिसाइड द लेवल। तो आपको द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉन कॉर्पोरेट, फॉर द लेवल 2 को कौन सा एप्लीकेबल नहीं होता। तो जब आप रेलेवेंट एज पढ़ेंगे वहां पे आप देखोगे टाइमिंग आप कह सकते हैं एज बेसिकली सेगमेंट रिपोर्टिंग लेवल 2 के एप्लीकेबल नहीं होता। तो रेलेवेंट एज में अपन बोलती है कि एज कौन कौन से लेवल के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यू विल सी दैट जब हम एज 17 करेंगे। नाउ ऑल नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज एंगेज इन कमर्शियल इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस रिपोर्टिंग एंड विच टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर एक्सीड 250 करोड़, ओके 250 के ऊपर हो गया, ठीक है। तो फिर ये तो लेवल 1 ही हो गया ना। इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग अकाउंट का लेवल 2 नहीं 1, यस आंसर इज बी लेवल 1, ओके। Now here all non-corporate entities engage in commercial or business in commercial industrial business activity having borrowing के बारे में बात कर रहे हैं, including public in excess of 2 करोड़। 2 करोड़ ये तो लेवल 3 में था। 50 के ऊपर लेवल 1, 10 के ऊपर लेवल 2, 2 के ऊपर लेवल 3। तो एक्सीडिंग 2 करोड़ here but does not exceeding 10, हाँ 2 से 10 के बीच में, तो लेवल 3 हो गया एट एनी टाइम, करेक्ट। तो लेवल 2 नहीं लेवल 3, लेवल 4 भी नहीं, यस लेवल 3, ओके। नाउ इट सेज दैट हियर स्मॉल एंड मिड साइज कंपनी मतलब एसएमसी की बात करें मींस विच में बी ए बैंक ना, यहाँ पे विच में बी ए बैंक ये नहीं है आपको। एसएमसी मतलब नॉट आना चाहिए, नॉट दोनों इसमें नॉट नहीं है तो ये तो एसएमसी नहीं है, और ये मिल गया नॉट अपने को, ओके। उस टर्नओवर एक्सक्लूडिंग डज नॉट एक्सीड, मगर पूरा सेंटेंस पर डज नॉट एक्सीड 250 करोड़, करेक्ट 250, ये आंसर इज बी। एक मिनट, यहाँ पे भी टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ वाला क्राइटेरिया है ही नहीं जब आप कंपनी की बात करते हो, वो तो आपका नॉन कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट में आपका 250 वाला ही है बस। तो आंसर इज बी एक्सीडिंग हियर डज नॉट एक्सीडिंग हियर 5 करोड़, तो 500 करोड़ तो कहीं बोला ही नहीं मैं, ठीक है। ये सब कुछ है ही नहीं है, क्या अनाप शनाप बातें कर रहा हूँ। तो 250 के ऊपर हुआ, तो 250 के ऊपर नहीं हुआ बेटा, तो दैट इज नॉन एस सॉरी दैट इज एसएमसी, छोटी कंपनी, ठीक है। 250 के ऊपर हो गया तो बड़ी कंपनी, दैट इज नॉन एसएमसी। मगर 250 का हमको एसएमसी पूछा है 250 के नीचे, ओके। ना थ्योरी क्वेश्चन कभी ऐसे आने वाले आपको नहीं है, ठीक है। तो भी मैं पढ़ लेता हूँ। व्हाट आर द इश्यूज व्हिच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स, 4 चीजें से रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन। क्राइटेरिया टू बी अप्लाइड नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, लेवल 1 और लेवल 2 में क्या क्राइटेरिया लिख लेना अपने लेवल में। सिक्योरिटीज और जो आपका है बोरोविंग हो गया, टर्नओवर क्राइटेरिया, वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। लीज द क्राइटेरिया टू बी अप्लाइड नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी लेवल 4 के लिए, जो भी लेवल 1 2 3 जिसका एप्लीकेबल उसका लेवल 4 एप्लीकेबल होता है बेटा, ओके। अब यहाँ पे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी अच्छे क्वेश्चन ध्यान से समझ, ये सब रेगुलर में तो बहुत करते हैं, लेकिन रिवीजन सीरीज आई प्रेफर कि आईसी की स्टडी मटेरियल क्वेश्चन साथ साथ में कर ले। नाउ इट सेज दैट हियर एक्स वाई दैट लिमिटेड, तो जैसी वर्ड लिमिटेड है मतलब ये कौन है बेटा, कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट एंटिटी। नाउ विद ए टर्नओवर ऑफ 50 करोड़, अब 50 करोड़ है तो 250 से नीचे, तो ये तो छोटी कंपनियों को, तो यहाँ पे तो फिलहाल मेरे को लग रहा है कि एसएमसी, ठीक है, स्मॉल कंपनी, इट डज नॉट एक्सीड 250 करोड़। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बोरोविंग ऑफ 1 करोड़ बेटा, अब बोरोविंग भी यहाँ पे कैसे, तो 50 करोड़ के ऊपर होता, तो ये भी आपकी क्या है बच्चों, ये भी आपकी छोटी कंपनी होगी। दोनों केस में एसएमसी आ रही है, एक एसएमसी नॉन एसएमसी, एक भी कंडीशन फुलफिल एसएमसी की नहीं हुई तो नॉन एसएमसी में चल, दोनों फुलफिल हो गए बेटा। एट एनी टाइम इन द प्रीवियस ईयर वांट्स टू अवेल द एग्जम्पशन, हाँ लो बिल्कुल, अवेलेबल एडॉप्शन ऑफ अकाउंट एप्लीकेबल टू कंपनी फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 20x1, एडवाइज द मैनेजर ऑन द एग्जम्पशन, एग्जम्पशन उनका अवेलेबल है जो भी एसएमसी को है, छोटी कंपनी, क्योंकि वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, ओके। नाउ हियर a company was classified as a non-SMC 20x1 2, तो मतलब सपोज 2000 लेट्स से 2021 22 में ये नॉन एसएमसी थी। नॉन एसएमसी का मतलब बड़ी कंपनी थी, ओके। नॉट इन 20x23 तो 2000 लेट्स से 22 23 में इट हैज बीन क्लासिफाइड एज एसएमसी। मैंने बोला देखो 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 मैं बड़ा से छोटा हो गया, नॉन एसएमसी कंपनी से मैं एसएमसी, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी हो गई। मैंने कहा बेनिफिट दो, बोले नहीं नहीं नहीं, तुम एसएमसी 2 साल रहो, उसके बाद हम आपको बेनिफिट देंगे। तो फिर यहाँ पे आता है डिजायर टू द मैनेजमेंट डिजायर टू अवेल द एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन अवेलेबल फॉर एसएमसी इन 20। यहाँ पे क्या वो बेनिफिट ले सकते हैं क्या, नहीं, वो मैनेजमेंट गलत बात करे। हाउ द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी डज नॉट एग्री विद द सेम, अकाउंटेंट अकलमंद है, अकाउंट बोलता नहीं वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे, रीजन इट्स 2 साल एसएमसी रहेंगी जब ये बेनिफिट वो ले पाएंगे। इसी के साथ बच्चों हमारा यहाँ पे रिवीजन हमारा कंप्लीट होता है, इंट्रोडक्शन एप्लीकेटिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कल हम लोग दूसरा हम लोग करने वाले इस फ्रेमवर्क कराऊंगा, हर चीज को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इफ यू लाइक इट कमेंट करना नहीं भूलना, और जो भी आपके सीए इंटरमीडिएट के फ्रेंड्स है बेटा उन लोगों का वीडियो जरूर शेयर करा। लास्ट चीज यहाँ पे कि अगर कुछ बच्चे पूछते नोट्स के बारे में, तो मैं लिंक शेयर कर, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, आई थिंक
मुझको याद नहीं, 399 समथिंग ऐसा कुछ उसकी वैल्यू है रैपिड जीस बुक की, जो कि कलर बुक है। तो वो इफ यू वांट टू प्लेस एन ऑर्डर, नो कंपल्शन, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मैं दे दूंगा, इफ यू वांट यू कैन परचेज दिस रैपिड जीस बुक। So that is for today. Take care, all of you. Bye bye.